नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेंदा की खेती की है, उनकी फसल में इस समय कुछ कीट रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यदि किसान भाई इनका समय रहते नियंत्रण नहीं करेंगे तो फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए किसान भाई गेंदे की फसल में लगने वाले रोग कीटों को कैसे पहचानें और इनके नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता से। फूलों की फसल में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। अभी रबी के मौसम में यानी ठंड के मौसम में गेंदे की फसल बहुत आयात में ली जाती है। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, गेंदा की फसल में इस समय कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से गेंदा की फसल में फूलों के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इन कीटों की पहचान करते हुए नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड एसिड हैं, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहां पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों, इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं और जो पौधे हैं, कोमल भाग हैं, फूल निकल रहा है या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ कभी कभी तो काफ़ी संख्या में पौधे के ऊपर प्रकोपित होती हैं और पौधे को नष्ट कर देती हैं। हमारे जो पौधे हैं उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूल की साइज है या फूल का आकार है वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट करके एक दवा आती है, ओमाइट नाम की दवा। यह दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये जो लाल मकड़ी है, इससे आपकी जो फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार गेंदे की जो फसल है उसमें एक इल्ली आती है जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती है और खाने के बाद में आगे बढ़ जाती है। जब फूल खिलते हैं, उनकी कलियाँ निकलती हैं, उनको भी ये खाती है। इस तरह से खा करके नुकसान पहुँचाती है। अगर इस तरह की जो इल्ली आ रही है और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुँचा रही है तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपकी जो है गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, गेंदा की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको गेंदा की फसल को रोगों से भी बचाना होगा, नहीं तो उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसलिए आप इन रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसमें प्रमुख रूप से एक रोग आता है जिसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिल आश्रिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है।
तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें। यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है, इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में तिल, मूंग और उड़द की अधिकांश खरीफ फसलें परिपक्व अवस्था में हैं और इन फसलों की कटाई के बाद प्रदेश के जो किसान शरदकालीन गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, वे गन्ने से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और गन्ने की बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PB शर्मा। आज मैं आपसे गन्ने की बुआई के बारे में चर्चा करूंगा। गन्ने की बुआई का जो सबसे अच्छा समय है वो आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। अक्टूबर-नवंबर महीने में जब गन्ने की बुआई की जाती है तो ये उसके लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। उसकी बड़े अच्छे तरीके से जुताई और तैयारी होना चाहिए, इसके ऊपर आप ध्यान दें। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं खेत में बतर आने की स्थिति में पर्याप्त बतर जब आती है उस समय आप आड़ा खड़ा मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें, जिसको मोल्ड बोर्ड प्लाऊ बोलते हैं। आड़ी खड़ी जुताई कर दें। इस जुताई के पहले जो भी देसी खाद यानी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप देना चाहते हैं वो आप खेत में बिखेर दें। करीब 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लगेगी और इसको अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिला दें। प्लाऊ से जुताई करने के बाद इसमें डिस्क चलाएं, खेत को जो ढेले बन गए हैं उनको भुरभुरा करें, समतलीकरण करें और उसके बाद इसमें जो गन्ने का नाली बनाने वाला यंत्र है उससे नालियाँ बनाएं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको रिजर्व से जो नालियाँ बनाना है, कम से कम 1 फीट गहरी नालियाँ आप 3 फीट के अंतर से बनाते चलें। नाली से नाली की दूरी 3 फीट होना चाहिए। ये आपकी पहली आवश्यकता है। नालियाँ बनाने के बाद इन नालियों में आपको जो फास्फोरस, पोटास, जिंक सल्फेट, ये जो उर्वरक हैं ये आपको आधार मात्रा के रूप में देना है। गन्ना फसल की पकने की अवधि लंबी होने के कारण उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है। इसलिए गन्ने में यूरिया 650 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30, 90, 120 तथा 150 दिन की अवस्था पर प्रयोग करने से गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। भूमि की तैयारी करने के बाद आपको जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है किस्मों का चुनाव। किस्मों के चुनाव में मुख्य चीज़ ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र के लिए जिस किस्म की अनुशंसा की गई है वो आपको देखना है। जैसे सामान्य तौर पर जो जल्दी पकने वाली जातियाँ हैं उनमें कोजे 64, कोसी 671, को जवाहर 86, 572 या 86, 141, ये काफ़ी अच्छी पैदावार वाली किस्में हैं। और मध्यम अवधि की किस्में ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपको को जे 86, 600 या 86, 032 इन किस्मों का चुनाव करें। गन्ना भी अच्छा है और इनमें शक्कर का प्रतिशत भी अच्छा है। गन्ना बीज की मात्रा बुआई पद्धति, कतार से कतार की दूरी एवं गन्ने की मोटाई के आधार पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः गन्ना की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले टुकड़ों की 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है।
किस्मों के चुनाव के बाद आप ये देखें कि या तो प्रमाणित बीज लें, यदि किसान से किसान आप बीज लेते हैं तो आप देखिएगा कि फसल की जो उम्र है जिसमें से बीज लिया जाना है वो 10 से 11 माह की हो, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा 12, 13, 14 माह की फसल के गन्ने लेते हैं बीज के रूप में तो इनमें अंकुरण का जो प्रतिशत है वो गिर जाता है। इस प्रकार से गन्ने के बीज का चयन करें। बीज का चुनाव करने के बाद जब आप खेत में फसल बुआई करने के लिए, गन्ना लगाने के लिए जाते हैं तो गन्ने के गडेरियों में टुकड़े बनाना है। एक गडेरी 2 से 3 आँख की होना चाहिए। इससे बड़ी गडेरी में आपको अच्छा अंकुरण नहीं मिलता है। तो 2 से 3 आँख की गडेरी हैं, उनको टुकड़ों में धारदार हथियार से काट के टुकड़े कर लें। अब बोनी करने के पहले बीज उपचार के लिए आप सबसे पहले तो रोगों के लिए डाइथेन M45 और बावेस्टीन का 0.5% घोल बना के और उसमें कम से कम 5 मिनट के लिए ये गन्ने के टुकड़ों को डाल दें कि इसकी बोनी के लिए जो सही समय है आने वाला है। 1 अक्टूबर से नवंबर तक, नवंबर के अंत तक आप गन्ने की बुआई करते हैं तो सबसे अच्छा अंकुरण आपको मिलेगा और कीट प्रकोप भी तुलनात्मक रूप से कम होगा। इनके घोल में बीज उपचार करने के बाद फिर गन्ने के टुकड़े को बाहर निकालें और इसको नालियों में बिछा दें। एक गडेरी से दूसरे गडेरी का जो कोना है, सिरा जो है वो मिला के बिछाते चलें। वो बिछाने के बाद इनको धीरे से दबा दें ताकि 2-3 इंच नीचे गहराई में गन्ना चला जाए। ये इसकी मुख्य तैयारी होती है गन्ने की। बुआई के बाद नालियों में पानी देते हैं, हल्का पानी देंगे आप। अभी मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलें एवं सोयाबीन अन्य पककर तैयार फसलों की कटाई कर सुरक्षित एवं हवादार स्थान पर रखें। आगामी दिनों में हल्की वर्षा को देखते हुए अभी किसान रबी फसलों की व्यवस्था करें तथा बोनी न करें। रबी फसलों की बोनी हेतु उन्नत बीज, खाद एवं उर्वरकों की व्यवस्था करके रखें। गेहूं की खेती करने वाले किसान पूर्ण सिंचित किस्में जैसे GSW 1203, GSW 1215, HI 8759, HI 1544। जिन किसानों के पास 1 से 2 सिंचाई की व्यवस्था है वे गेहूं की JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531 और असिंचित अवस्था में किसान गेहूं की JW 3288, JW 3173 आदि किस्मों की बोनी कर सकते हैं। इसी प्रकार चने की उन्नत किस्में BRG 202, JG 130, JG 11, JG 16, जाकी 9218 तथा काबुली चने के लिए काकटू और JG के 1 आदि किस्मों की व्यवस्था कर लें। मसूर की उन्नत किस्मों के लिए RVL 31, JL 2 आदि किस्मों के बीज की व्यवस्था कर बुआई करें। शरतकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय है। इसके लिए उन्नत किस्में कोजेएन 86-512, कोजेएन 86-141 किस्मों की बोनी करें। चना एवं मसूर की बोनी के पूर्व बीजों को फफूंदनाशक दवा थाइराम 1.5 ग्राम एवं कार्बनडाजिम 1.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद जैव उर्वरक राइजोबियम एवं PSB कल्चर से बीज को उपचारित करें। फलदार पौधों को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर के साथ मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फल वृक्षों को कैंकर रोग से बचाने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन दवा का छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है वे अगेती मटर में अर्केल एवं आलू की बुआई 10 से 15 अक्टूबर तक कर लें। आलू के कंदों को बुआई से पूर्व डाइथेन M45 फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उपचारित करें और इसके बाद बोनी करें। गोभी वर्गीय सब्जियां, मिर्च, बैगन एवं टमाटर आदि की
तैयार पौध की खेत में रुपाई करें। लहसुन की बोनी कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्म G282, G323, G31, G41, G386 का उपयोग करें। लहसुन की बुआई 15 से 20 अक्टूबर तक कर लें। प्याज की उन्नत किस्म AML, RAFDR आदि की नर्सरी तैयार करें। जो किसान भाई गेंदा की खेती करना चाहते हैं वे पूसा नारंगी किस्म की नर्सरी तैयार कर और तैयार नर्सरी की पौध रोपाई कर सकते हैं। मुर्गी के चूजों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए F1 या लसोटा स्टैंड का टीका लगवाएं। पशुओं में थनैला रोग से बचाव के लिए दूध दोहन से पूर्व एवं बाद में 1% पोटेशियम परमैंगनेट दवा से थनों को अच्छी तरह से धोएं। गाय में माता रोग का टीका लगवाएं तथा पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका रोग का टीका लगवाएं। साथ ही कृमिनाशक दवा पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला भोपाल के किसान ब्रजेश कुमार ने। आप पत्ता गोभी की नर्सरी तैयारी पर जानकारी चाहते हैं तो ब्रजेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अगर हम सब्जी खेती की बात करें और उसमें सफलता की बात करें तो ये निर्भर करता है आपका स्वस्थ नर्सरी के ऊपर। अधिकतर सब्जी फसलों में हम जो है नर्सरी तैयार करते हैं। आज हम गोभी वर्गीय सब्जियों की पौधशाला यानी नर्सरी किस तरीके से तैयार करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाई उचित स्थान का आपको चयन करना होगा। उचित स्थान कहने का मतलब ये है कि आपको उस तरह का जगह का चयन करना होगा जहाँ पानी नहीं लगता हो और उसमें पूरी तरीके से धूप आना चाहिए, खरपतवार मुक्त होना चाहिए और आपके खेत के समीप हो, ताकि जब आपका बिचड़ा तैयार हो जाएगा उस समय आपको बहुत कम समय में आप उसको खेत में लगा सकें। और बंद गोभी के लिए गोल्डन एकर, अर्ली ड्राम हेड, लेड ड्राम हेड और प्राइडोपिया इंडिया, ये सारे वैरायटी आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए ताकि क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। तो हम पारंपरिक तरीके से जो नर्सरी करते हैं उसके लिए हम जमीन का पहले तैयार करते हैं और जो आप नर्सरी तैयार करेंगे उसमें आप सड़ा हुआ गोबर होगा, बालू होगा और मिट्टी होगा। ये समान मात्रा में लेके हमारा जो नर्सरी बेड होगा, साधारणतः नर्सरी बेड हम 1 मीटर बाय 2 मीटर 3 मीटर लंबाई ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं, तो उसमें हमको प्रयोग करना है। ये मिट्टी उसमें प्रयोग करने के बाद अगर हम नर्सरी बेड को अगर सोलराइजेशन करते हैं तो उसमें कीट, बीमारी या कीड़ा मकोड़ों से बिल्कुल हम उसको मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको 200 माइक्रोन का प्लास्टिक शीट लेना है और उसको नर्सरी बेड को पूरी तरीके से ढक देना है। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर में जो भी जीवाणु, कीटाणु या कीट के जो अंडा लार्वा है सारे नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम उस नर्सरी में हमें बीज का रोपण करना है। स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें,
क्योंकि शुरुआती अवस्था में इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। ठीक इसी तरीके से आपको बीज को लगाना है। बीज लगाने के बाद उसके ऊपर में हम पुआल से या सूखी पत्तियों से उसको आच्छादन करते हैं ताकि बीज को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी मिले, और गर्मी मिलने से क्या होगा, आसानी से उग आएंगे। और जैसे ही बीज अंकुरन की स्थिति में आएगी, जो आप आच्छादन लगाए हैं, जो मल्चिंग किए हैं, उस कोभर को हटाना है। और इसके बाद बीज से अंकुर होने के बाद आपके पौधे स्वतः बढ़ने लगेंगे। अगर आपका बिछड़ा काफ़ी घना है तो उसको पतला करना है, थिनिंग करना है। इसके बाद उसमें अक्सर देखा गया है कि कभी कभी नर्सरी में कई प्रकार के खरपतवार उग आते हैं, तो आप खरपतवारों को अपने हाथों से हटाना है ताकि जो पौधशाला में पौध तैयार हो रहे हैं उनको उचित खाना मिले। इसके बाद देखा गया है कि काफ़ी बार उसमें कई प्रकार की बीमारी, सड़न गलन पैदा करने वाले बीमारी लग जाती है, तो उसको दूर करने के लिए किसान भाई आप जो है बेविस्टिन या ब्लाइटॉक्स 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसको स्प्रे कीजिए, तो आपका जो पौधशाला में जो सड़न गलन की समस्या होती है इसको दूर किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।